नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप, जिसमें कि हमने ये देखा था कि मेंडल ने क्या किया था, हमको अनुवांशिकी दी थी कि अनुवांशिकी के जो भी रूल थे वो हमको मेंडल ने दिए थे, और हम इनको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। आज की वीडियो करेंगे इससे आगे, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या होता है इसके बारे में हम करेंगे आज गहन अध्ययन। और जो हम देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो स्पीसीज होती है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और सबसे पहले आप ये थोड़ा बहुत डायग्राम देखो। ये जो पहला वाला जीवाश्म है ये है हमारा पेड़ का तना। पेड़ का तना, अभी जीवाश्म क्या होता है वहाँ पे आप समझोगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखो अकेसुरुकी का यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, और यहाँ पे देखो अकेसुरुकी जी, ये हमारा दो हैं, ठीक है। एक है हमारा अमोनाइट और एक है हमारा ट्राइलोबाइट, ठीक है। ये दो हैं इसके एग्जाम्पल, और ये है हमारा कपाल। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जीवाश्म क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जीवाश्म होता क्या है। तो सामान्यतः जो जीव होते हैं इसकी जो मृत्यु होती है, यानी जब हमारा जीव मर जाता है उसके बाद जो उसका बॉडी होती है उसका अपघटन हो जाता है। यानी वो अपघटन मतलब वो कहीं पर ऐसे ही दब जाती है, ठीक है, तथा वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके जो कुछ भाग होते हैं वातावरण में चले जाते हैं, जिसके कारण इसका अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मृत कीट मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उस कीट में क्या, उस कीट के जो क्या होते हैं शरीर के छाप बन जाते हैं, ठीक है। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित आवेश को जीवाश्म कहते हैं। तो अभी हमको एक लाइन में अगर समझना हो जीवाश्म क्या होता है, तो हम कहेंगे कोई भी हमारा जीव है वो मर गया, उसके बाद वो कहीं मिट्टी में या मतलब ऐसी जगह पे दब गया कि वो सड़ नहीं पाया, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो यही हमारा जीवाश्म होता है। और अभी हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है। तो इस बात का आकलन करने के लिए दो घटक हैं। एक है सापेक्ष, यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं, ठीक है, और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ होते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना यह तर्क संगत होता है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा कितने अधिक नए हैं। यानी हम बगल में देखेंगे कि अगर उसके आसपास हमको पहले कोई जीवाश्म मिला है तो वो कितने साल पुराना था। यानी ये एक एस्टिमेशन हो गया, ठीक है। और दूसरी जो हमारी विधि है वो है हमारी फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग क्या होती है? फॉसिल डेटिंग को ही हम कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो हम किसी भी जीव को लेंगे, उसके जीवाश्म को देखेंगे, उसका हम कोई भी तत्व लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम उसके जो समस्थानिकों का अनुपात होगा वहाँ के आधार पर हम जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह रोचक होगा कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है डायनासोर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। तो आइए 10 करोड़, यानी मतलब 10 करोड़ आप सोच सकते हैं 100 मिलियन वर्ष पहले इससे प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अकशेरुकीय जीव मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, डायग्राम से भी आपको बता रखा है कि क्या होता है। वे रेत में दब जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्र हो जाती है तथा साथ अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि रेत यहाँ पे जमा होती गई होते गई होते गई, ये लेयर ऊपर आते गई, ठीक है। और पानी क्या है कि ऊपर आते गया, और जो वहाँ पे रेत था, रेत के नीचे वो जीव दबते गए दबते गए। कुछ मिलियन वर्षों बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं तथा उनका जो शरीर हो भी मिट्टी में क्या हो जाता है, दब जाता है। फिर क्या हुआ, डायनासोर मर गए और उनका शरीर मिट्टी में दब गया, ठीक है। मिट्टी में दब गया तो उसके बाद क्या हुआ, यह मिट्टी दबकर चट्टान बन जाती है। तो यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है। अब चट्टान कैसे बनती है, जैसे कि कोई नदी का झोंका आया, वो जितनी भी मिट्टी लेके आया एक जगह पे उसने छोड़ दी, तो वहाँ से ऐसे ही हमारे चट्टान बन जाते हैं। और यह हमारा कहीं पे भूस्खलन होता है तो एक जगह का चट्टान दूसरी जगह से दूसरी जगह पर आता है, तो ऐसे भी हमारे चट्टान बन जाते हैं। जो पहले वाले अकशेरुकीय की जीवाश्म का चट्टान के ऊपर बनती है, ठीक है। यानी पहले से ही हमारा यहाँ पे एक लेयर थी, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, यहाँ पे आप ये देखो, ठीक है।
अब देखते हैं इससे आगे। फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों का जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। तो इसके कुछ और टाइम बाद क्या होता है कि घोड़े जैसे ही कुछ और जीवाश्म क्या होते हैं, दब जाते हैं मिट्टी में। क्या यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसके काफी समय बाद मृदा अपरदन मतलब यानी पानी का कटाव करना, ठीक है, पानी द्वारा मिट्टी का काटना के कारण क्या होता है, कुछ चट्टानें फट जाती हैं। ठीक है, पानी अगर आता है ऐसे बहता है तो वो क्या करता है, अपने साथ मिट्टी भी ले जाता है, और मिट्टी वो अपने साथ और भी बहाता है, यानी जहाँ वहाँ पे जो भूमि होगी वहाँ से भी वो मिट्टी बहा के ले जाता है। तो इसी को मृदा अपरदन बोलते हैं। फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है कि घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे कि हमने, आप यहाँ से ये समझो, हम गहरी खुदाई करते जाते हैं तो वैसे वैसे हमको क्या होते हैं, पुराने से पुराने जीवाश्म प्राप्त होते जाते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम से आप समझो। अब यहाँ पे क्या हो गया है, मिट्टी हमारी यहाँ तक आ गई है, यहाँ जो हरा दिख रहा है आपको, यहाँ तक मिट्टी आ गई है। फिर हमने क्या किया, खोदा खोदा, ये मृदा अपरदन हुई तो हमको वहाँ पे ये घोड़े की जो आकार थी, इस आकार का क्या मिला, यहाँ पे से हमको जीवाश्म मिला। फिर हमने और अगर हम खोदेंगे तो हमको यहाँ पे से डायनासोर का भी हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसका भी जीवाश्म मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने ये जो दिखा रखे हैं लेयर्स, ये अलग लेयर, ये अलग लेयर, ये अलग लेयर, ये लेयर्स लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये लेयर्स चढ़ते गई और उस हिसाब से इसके ऊपर मिट्टी आते गई और ये जीवाश्म दबते गई नीचे। ठीक है, अब देखते हैं विकास के चरण। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बताता हूँ। उस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे विकास के चरण हैं ये कहाँ कहाँ तक हमारे फैल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देखो, ये है हमारा जंगली गोभी। ठीक है, और इससे हमारा एक टाइप निकलता है गांठ गोभी, और इसी से हमारा दूसरा निकलता है फूल गोभी, तीसरा निकलता है ब्रोकोली, चौथा निकलता है गोभी जो हम खाते हैं, पत्ता गोभी भी जिसको हम बोलते हैं, फिर निकलता है लाल गोभी, फिर होता है केल। यानी ये क्या है, ये इसके टाइप हैं। ठीक है, कहीं पे ये हो जाता है, कहीं पे ये, यानी ये क्या है कि वंशानुगत, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि वंशानुगत कैसे बढ़ा आगे को, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर इनका चेंज होते गया। तो यहाँ पे कहीं पे हमको ये मिला, कहीं पे ये, कहीं पे ब्रो गोभी, कहीं पे, मतलब गोभी के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते गए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं लास्ट में कि हमने इस चैप्टर से आखिर क्या क्या सीखा। तो जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जो जीव होते हैं वो उत्तरदायी वृद्धि हो सकती है, यानी इन्हीं के कारण जो उत्तरदायी हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप, ठीक है, दो कॉपीज, हाँ ठीक है, होते हैं। इन प्रतिरूपों को एक समान ना होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे हम प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था जब हमने एक्स वाई और एक्स एक्स का हमने यहाँ पे जोड़ किया था, उस टाइम पे बताया था। विभिन्न लक्षण किसी भी जीव के स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति के नए संयोग के उत्पन्न होते हैं। तो ये भी हमने देखा था कि हमारी संतान कैसी होगी, ये हमारा माता और पिता पे किस अकॉर्डिंग निर्भर करता है, एक्स वाई से हमने सीखा था ना। विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण, अब यहाँ पे फिर से वही आ गया लिंग निर्धारण का, के कारक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। मानव में जो हमारा संतान का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाला जो गुणसूत्र होगा, एक्स लड़कियों के लिए, ठीक है, एक्स कहाँ के लिए होता है, हमने देखा था फीमेल के लिए क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, अथवा वाई वाई क्या होता है, लड़कों के लिए किस प्रकार के होते हैं। तो लड़का होगा या लड़की, ये किस पे निर्भर करता है, ये हमारा मेल पे निर्भर करता है। ठीक है, नर और मादा में से मेल पे निर्भर करेगा कि हमारा जो संतान होगा वो कैसा होगा। क्यों, क्योंकि मेल के पास हमारा एक्स और वाई है और फीमेल के पास तो दोनों एक्स एक्स ही हैं। अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, वो एक्स दे या ये वाला एक्स दे, देना उसने एक्स ही है। लेकिन यहाँ पे मेल के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्स दे या वाई दे। अगर वाई देगा तो फिर लड़का हो जाएगा, एक्स देगा तो लड़की हो जाएगी। इसके बाद हमने ये देखा था कि स्पीसीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती हैं अथवा केवल अनुवांशिकी में योगदान देती हैं। कायिक जो हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था, ये पर्यावरणीय कारकों का क्या करते हैं, द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों का वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे हमने जो सीखा, यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।